हे गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अकाउंट्स की उस थ्योरी के बारे में जिसमें से हमारे एमसीक्यूज आते हैं। तो आपको इस वीडियो में कुछ नहीं करना, बस इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने कानों में लीड लगा के ध्यान से इस थ्योरी को सुनते रहो। ध्यान से सुनने के लिए मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में जब भी इस थ्योरी से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आपके सामने आएगा तो वो आपके दिमाग में सीधा स्ट्राइक करेगा कि हाँ, मैंने ये चीज़ जो है उस वीडियो में सुनी थी, जिससे आप जो है सीधा उसके करेक्ट ऑप्शन पे टिक मारोगे। सो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से सुनना, कुछ भी चीज़ मिस मत करना क्योंकि इसमें मैं वो सारी छोटी से छोटी डिटेल लेने वाला हूँ जिसमें से हमारे एमसीक्यू बनने के चांसेस हैं। पार्टनरशिप पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन होता है दो बंदों के बीच में जिसमें कि वो आपस में जो है एग्री होते हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए और बिजनेस को चलाने के लिए, या तो एक साथ या उनमें से कोई भी एक आदमी चला सकता है उस बिजनेस को। नेक्स्ट, पार्टनर्स फर्म और फर्म नेम। द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विद द वन अनदर इंडिविजुअल आर कॉल्ड पार्टनर्स। एक बंदा जो एक और बंदे के साथ जो है क्या नाम है एंटर कर रहा है पार्टनरशिप में, वो जो है आपस में पार्टनर्स होंगे। एंड कलेक्टिवली अ फर्म, और जो उनका जैसे उन्होंने जो भी कंपनी है जो भी वो खोली है ना, उसे हम फर्म का नाम देंगे। द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड फर्म नेम। और जिस नाम से जो है क्या नाम है हम बिजनेस को बुलाएंगे, जिस नाम से उन्होंने रजिस्टर कराया है या नहीं कराया अपना बिजनेस, उससे हम जो है फर्म नेम बोलते हैं। एक इसमें ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पार्टनरशिप को अगर हम लीगली देखें तो वो जो है सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है उसकी, लेकिन अगर हम उसे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो जो है अलग उसकी सेपरेट बिजनेस एंटिटी होती है। आपने 11th में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो इसमें जब सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है टू और मोर पार्टनर। मतलब ये कहती है पहली कैरेक्टरिस्टिक्स कि पहले पार्टनरशिप में जो है एक पार्टनर ही नहीं हो सकता, या तो दो पार्टनर हो या दो से ज़्यादा पार्टनर होंगे, तभी वो जो है क्या नाम है पार्टनरशिप मानी जाएगी। सो एक बार इससे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इसमें लिखा है कि हर आदमी जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है सिवाय इन तीन के, जिसमें से माइनर माइनर मतलब जो 18 साल से छोटा है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड में हमारे आते हैं ल्यूनेटिक, या फिर मतलब जैसे कोई पागल है, मेंटल कह सकते हैं हम उसे, जो उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। पर्सन डिस्क्वालीफाइंग बाय एनी लॉ, जैसे चोर उचक्के वगैरह, और जो है मतलब जो लॉ से जो है डिस्क्वालीफाई हों। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर, तो कंपनी एक्ट जो है क्या नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट्स को पावर देता है कि वो 100 पार्टनर्स तक मैक्सिमम पार्टनर कर सकते हैं, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें से जो है क्या नाम है 50 की लिमिट रख रखी है कि 50 से ज़्यादा आप कोई भी पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकते। पार्टनरशिप की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी एग्रीमेंट। मतलब जब जो अगर कोई आदमी पार्टनरशिप खोल रहा है तो उसके बीच में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, चाहे वो ओरल एग्रीमेंट हो चाहे रिटर्न एग्रीमेंट हो। बट रिटर्न एग्रीमेंट जो है क्या नाम है रिटर्न एग्रीमेंट अगर कोई आदमी करता है तो जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, उसे बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। अब वो फ़ायदे आप इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे। थर्ड, लॉफुल बिजनेस। अ पार्टनरशिप इज स्टैब्लिश्ड फॉर अ लॉफुल बिजनेस। मतलब जो भी पार्टनरशिप हमारी स्टैब्लिश हो रही है वो जो है एक लॉफुल बिजनेस करे, मतलब जैसे इलीगल काम ना करे वो कुछ भी। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टनरशिप की प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए सब पार्टनर्स के बीच में, जिस हिसाब से भी उन्होंने रेशियो या तो एग्रीमेंट में लिख रखा है। फिफ्थ, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यही वो बात है जो कि उसकी डेफिनेशन में भी लिखी हुई है कि या तो उनमें से कोई भी एक जो है उस बिज़नेस को चलाएगा या फिर वो सारे के सारे चलाएंगे, लेकिन उनके बिहाफ पे जो है अगर किसी एक ने कुछ भी काम करा तो वो सारे ही मतलब उसमें लायबल होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टनर कोई भी काम करता है तो उसके लिए सारे ही पार्टनर जो है लायबल होंगे। सो पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल और रिटन एग्रीमेंट। इट इज़ बेटर टू हैव ए रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। दिस रिटन डॉक्यूमेंट नोन एज पार्टनरशिप। जो रिटन डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, रिटन एग्रीमेंट जो हम बनाते हैं, उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इसके हमारे इट इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स एंड हैज़ क्लॉजेज ऑन द फॉलोइंग। इसके हमारे ये सारे क्लॉजेज भी होते हैं, इसमें पार्टनरशिप डीड में ये सारे क्लॉजेज लिखे होते हैं। जब भी वो पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो उन्हें ये सारे क्लॉजेज लिखना मैंडेटरी होता है। फर्स्ट क्लॉज है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पार्टनर, मतलब नेम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर्स का एड्रेस होना चाहिए, नेम होना चाहिए सब पार्टनर्स का। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फर्म, नेम होना चाहिए, फर्म का एड्रेस होना चाहिए, फर्म का। डिस्क्रिप्शन मतलब नाम, एड्रेस, ये सब चीज़ें। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब कहाँ पे वो जो फर्म है वो कहाँ पे लोकेटेड है।
नेचर ऑफ बिजनेस मतलब किस तरीके का वो बिजनेस कर रहे हैं, और कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो गया हमारा कि कितनी कितनी कैपिटल किस किस पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल लगाई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज कर रही है फर्म जो है पार्टनर्स से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है पार्टनर्स के बीच में, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कोई पार्टनर जैसे फर्म को लोन देता है तो वो उस पर कितना इंटरेस्ट देती है उसको, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर मतलब हो जाता है हमारा सैलरी कमीशन, ये सब चीज़ हमारी रेम्यूनरेशन में आती है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का वैल्यूएशन करते वक्त जो है क्या नाम है जो भी चीज़ हमारी होती है वो सब पार्ट ये सब जो है बातें, ये सारी की सारी बातें जो है क्या नाम है हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखना मैंडेटरी है। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो कि अफेक्ट करेंगे पार्टनरशिप को अगर उसने पार्टनरशिप डीड जो है मतलब मेंटेन नहीं करी है। सबसे पहला प्रोविज़न हो जाता है हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर जो है पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, चाहे कोई कितनी भी कैपिटल लाए। जैसे अगर एक आदमी 1 लाख लाया, दूसरा आदमी 2 लाख लाया, तो दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 1:1 ही होगा, दोनों का जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली भी रहेगा। सेकंड बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट पेड टू पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया जा सकता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया जा सकता पार्टनर से अगर पार्टनरशिप डीड उन्होंने नहीं बनाई है तो। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है अगर कोई पार्टनर जो है इंटरेस्ट लोन देता है फर्म को तो फर्म जो है उसको उस लोन पे 6% का इंटरेस्ट भी देगी। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन भी नहीं दिया जा सकता। रेम्यूनरेशन में आते हैं सैलरी कमीशन, ये सब चीज़ें जो है क्या नाम है अगर पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बनाई है तो ये सब चीज़ें नहीं दी जाती। एडमिशन ऑफ पार्टनर, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री ऑन इट। कोई भी नया पार्टनर नहीं हम एडमिट कर सकते अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, जब तक कि सारे पार्टनर्स यूँ ना कहते कि हाँ भाई इसको एडमिट कर लो हमारी पार्टनरशिप में। यहाँ पे हमें एक डिफरेंस दे रखा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये भी आप एक बार पढ़ के चले जाना एग्जाम के लिए। वैसे मैं आपको इसको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। जैसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम उसे कहते हैं, जैसे आपकी पार्टनरशिप फर्म कुछ काम करती है, उसने जो है क्या नाम है 1 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, तो उसमें से जितने भी हमारे मेन एक्सपेंसेस जैसे कैरियज इनवर्ड, कैरियज आउटवर्ड, फ्रेट वगैरह, ये सब वेजेस वगैरह ये सब देने के बाद जो है क्या नाम है एम्प्लॉयज़ को वेजेस, सैलरी एम्प्लॉयज़ को, ये सब देने के बाद जो है जितने भी हमारे ये सारे खर्चे हैं इन सबको माइनस करने के बाद ये जो खर्चे हैं ना ये सब हमारे होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के ऊपर चार्ज होते हैं ये। लेकिन अगर हम बात करें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हमारे होते हैं नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त जो हम पार्टनर्स में बांटते हैं। जैसे हमारा सैलरी हो गया, सैलरी टू पार्टनर, ये हमारा एक एप्रोप्रिएशन है। और जो है क्या नाम है कमीशन हो गया, ये भी हमारा एक एप्रोप्रिएशन है। और कमीशन टू पार्टनर्स की बात हो रही है यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम किसी भी पार्टनर को दे रहे हैं तो ये भी हमारा एक एप्रोप्रिएशन ही है। जैसे मैंने अभी बताया, अब फोर्थ पॉइंट में इसके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। एग्जाम्पल ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आ जाएगा हमारा रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, मतलब जितने भी हमारे नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के एग्जांपल में आ जाएगा सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये सब हमारे आ जाते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स हमारे जो एक फर्म में होते हैं वो बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, लेकिन हर पार्टनर का जो फर्म है वो हर पार्टनर का अलग कैपिटल अकाउंट जो है मेंटेन करती है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के दो हमारे पास मेथड दे रखे हैं यहाँ पे। फिर पहला मेथड आता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा मेथड आता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है उसमें हम जो है दो अकाउंट्स बनाते हैं, एक तो होता है हमारा कैपिटल अकाउंट और एक होता है हमारा करंट अकाउंट। जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है उसके जो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें सिर्फ हम ऐसी कैपिटल की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं जो कि मेन हमारी कैपिटल की ही ट्रांजैक्शन है। जैसे होता है हमारा एडिशनल कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस कर दी, जैसे मान के चलो एक एग्जांपल, एक हमारे 1 लाख थी कैपिटल और हमने उसमें एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी 50,000 की, तो ये जो हमने एडजस्टमेंट करी है 50,000 वाली एडिशनल कैपिटल की, ये हम जो है अपने कैपिटल अकाउंट में करेंगे अगर हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यूज़ कर रहे हैं अपनी फर्म में। और अगर हम जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड कर रहे होते हैं अपनी फर्म में यूज़, तो जो ये हमने एडजस्टमेंट करी है एडिशनल कैपिटल 50,000 की, ये हमारी जो है कैपिटल अकाउंट में ही आती, लेकिन तब जो है क्या नाम है हम एक ही अकाउंट फॉलो करते हैं, सिर्फ कैपिटल अकाउंट। इस मेथड में अगर हम बात करें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में हम दो अकाउंट फॉलो करते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी हमारी मेन एडजस्टमेंट है कैपिटल से रिलेटेड वो तो हम जो है कैपिटल अकाउंट में करेंगे अगर हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड कर रहे हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना, फिक्स्ड कैपिटल की बात हो रही है यहाँ पे। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड अगर हम कर रहे हैं अपनी फर्म में तो हमारा जो है जितनी भी मेन एडजस्टमेंट है कैपिटल से रिलेटेड वो हमारी कैपिटल अकाउंट से होगी। और अगर हम मतलब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जो हमारी मेन एडजस्टमेंट नहीं है, जैसे हमारा हो गया ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स, सैलरी एंड कमीशन पेबल टू पार्टनर्स, शेयर
ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये जितनी भी हमारी मेन एडजस्टमेंट नहीं है ये हम जो है क्या नाम है करंट अकाउंट में शो करेंगे अपने। ये एक छोटी सी बात आप ध्यान रखना, अगर हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो जो है हमारा करंट अकाउंट से चार्ज होएगा, लेकिन अगर हमारा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तो वो हमारा कैपिटल अकाउंट से ही चार्ज होएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विड्रॉल इज मेड आउट ऑफ कैपिटल, तो ये हमारा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तो ये तो हमारा कैपिटल से ही चार्ज होएगा, कैपिटल अकाउंट से ही। लेकिन अगर हमारा होगा हिज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और अगेंस्ट कैपिटल वाली बात आप ध्यान रखना। अगेंस्ट प्रॉफिट जो है हमारा होगा करंट अकाउंट से चार्ज और अगेंस्ट कैपिटल होगा कैपिटल अकाउंट से चार्ज इस मेथड में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, सारी ट्रांजेक्शन हम उसी से करेंगे, चाहे वो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो, या फिर इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, या फिर हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं, ट्रांसफर टू अमाउंट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट है सिर्फ हम एक अकाउंट बनाएंगे और सारी एडजस्टमेंट जो है उसी अकाउंट से शो करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे दे रखा है ये सारी एडजस्टमेंट इन्होंने एक ही अकाउंट में शो कर रखी है। और जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पे जो है क्या नाम है मेन एडजस्टमेंट जो कि कैश को लाने की या निकालने की थी वो तो हम कैपिटल अकाउंट में दे रहे थे, और बाकी की जो हमारी एडजस्टमेंट थी वो सारी हम एडजस्टमेंट जो है करंट अकाउंट से कर रहे थे। जैसा कि आपको यहाँ पर एक शॉर्ट समरी भी दे रखी है, अगर आप इसे एक बार ध्यान से देख भी लोगे ना तो भी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है एक बार ओरली। एक ये आपको एग्ज़ाम में एमसीक्यू मिल सकता है कि जो हम फिक्स्ड अकाउंट मेथड यूज़ करते हैं उसमें जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है उसका हमेशा हमेशा जो है क्रेडिट बैलेंस निकलता है, और जो हमारा फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में जो हमारा कैपिटल अकाउंट बनता है उसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। ये वाली इन्फॉर्मेशन आप थोड़ा ध्यान से इसको अपने दिमाग में फीड कर लेना। नेक्स्ट इस चैप्टर में थ्योरी से रिलेटेड जो है हमारा वो है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के बीच में जो ये डिफरेंस दे रखा है हमें। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा कहाँ पर ये डेबिट होती है। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल तो जो हमारी डेबिट होती है वो तो होती है हमारी कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये कैपिटल का खर्चा है ना, मतलब सीधा कैपिटल को कम कर रहा है। और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब ये हमारी होती है ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट, क्योंकि ये हमारा जो है सीधा कैपिटल को कम नहीं करती है, ये ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट होगी इसलिए। सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारा पार्ट, ये कहाँ का पार्ट, किस चीज़ का पार्ट है। तो जो हमारा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है वो हमारा कैपिटल का ही पार्ट होती है, क्योंकि कैपिटल को कम करती है वो डायरेक्टली। लेकिन जो हमारा ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है वो हमारा एक्सप्लिसिट प्रॉफिट का पार्ट होती है। ठीक। थर्ड पॉइंट आ जाएगा हमारा इफेक्ट ये किस चीज़ पे इफेक्ट करती है, मतलब ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जो होता है वो हमारा कैपिटल को कम कर देता है, बट जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है वो हमारा कैपिटल पे कुछ भी इफेक्ट नहीं करता। फोर्थ पॉइंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इट इज़ नॉट कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम निकालते हैं पार्टनर का कि उसने कितनी ड्राइंग करी पूरे साल में, वो हम जो है इंटरेस्ट ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल से नहीं निकालते हैं, वो हम निकालते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट से। इट इज़ कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है ना वो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने में भी काम आता है। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स फिफ्थ पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल से हम जो है क्या नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं हम कि एक बंदे ने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं कैपिटल के तौर पे, और जो है हमें उस पे जो है हमें 6% का इंटरेस्ट देना है या 5% का इंटरेस्ट देना है उस 1 लाख रुपए पे। बट उसने जो है क्या नाम है 1 लाख रुपए जो लगाए थे उसमें से उसने 50,000 रुपये विड्रॉल कर लिए। तो जो है क्या नाम है जो उसने विड्रॉल करे हैं वो उसने कैपिटल में से ही तो विड्रॉल करे हैं, तो उसमें से उसे माइनस करना पड़ेगा पहले, उसके बाद हम उसे इंटरेस्ट लगा के देंगे। बट ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट मूव टुवर्ड चैप्टर 3 गुडविल। गुडविल क्या होता है? तो गुडविल हमारी होती है एक इंटेंजिबल एसेट्स। यहाँ से एक एमसीक्यू हो सकता है, गुडविल क्या होता है? गुडविल हमारी होती है इंटेंजिबल एसेट्स, जिसकी मदद से हम अपनी जो है अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसकी मदद से हम अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम गुडविल। सो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स विच प्लेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेजेस पोजिशन ड्यू टू विच द एंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। जिसकी मदद से जो एंटरप्राइज है वो विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, मतलब किसी भी तरीके का विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए बिना जो है क्या नाम है ज़्यादा प्रॉफिट को कमा पाया, तो उसे कहते हैं हम गुडविल। गुडविल मतलब आप ऐसा समझो जैसे कि कोई आदमी जो है क्या नाम है कोई किसी भी इंडस्ट्री में जाता है, तो उस इंडस्ट्री में एक फिक्स्ड जो है नॉर्मल प्रॉफिट होता है। जैसे एक उस इंडस्ट्री का नॉर्मल प्रॉफिट हुआ मान लो 10,000 है, तो 10,000 जो उसका नॉर्मल प्रॉफिट है उसके ऊपर जो अगर उसने कमाया, जैसे उसने महीने में नॉर्मल प्रॉफिट तो है 10,000, उसने कमा लिया महीने में 15,000, तो उसका जो ये 5,000 है ना ये हो जाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो उस फर्म ने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट उसने कमाया है 5,000 का, वो उसने अपनी गुडविल की मदद से कमाया है, जिसकी मदद से उसने विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट उसने ये 5,000 का प्रॉफिट अपनी गुडविल की मदद से कमाया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल।
गुडविल जो होती है वो हमारी एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है, उसकी कोई भी अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। जैसे हम उसे कोई मशीनरी है तो वो उसमें कोई गुडविल नहीं है। सेकंड है हमारा, इट डज नॉट हैव एनी एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम इट्स एंटरप्राइज। मतलब गुडविल की कोई भी अलग से जो है क्या नाम है, हम गुडविल को यूँ नहीं कह सकते कि भाई इसकी गुडविल है तो हम उसके नाम से ही लेंगे गुडविल। जैसे कि जैन जैन स्वीट्स हो गई तो हम उसके नाम से ही उसकी गुडविल को करेंगे, वो कुछ अलग नहीं है, वो एक ही है। मतलब फर्म और गुडविल एक ही है उसकी। जैसा कि मैंने आपको बोला था, थर्ड पॉइंट वही कह रहा है, इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। मतलब गुडविल की मदद से हम जो है क्या नाम है, नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो भी हमारी इंडस्ट्री में जैसे नॉर्मल प्रॉफिट है उससे हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे अपनी गुडविल की वजह से। हमारी जो गुडविल होती है उसके अंदर एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो कि हमारे कस्टमर को बार 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 हमारी जो है शॉप पे या जो जिस भी चीज़ की हमारी वो गुडविल है वहाँ पे अट्रैक्ट करती है कस्टमर्स को। जो हमारी वैल्यू है गुडविल की वो हमारी सब्जेक्टिव है, ना कि हम उसे जो है कभी भी मेजर नहीं कर सकते। जब ही हम मेज़र कर सकते हैं जब जो है क्या नाम है, या तो वो जो एंटरप्राइज है या तो वो बिक रहा हो, या जो है क्या नाम है असेसमेंट ऑफ द वैल्यू है। एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं वो हमारी अमोर्टाइज होती है, जबकि टेंजिबल एसेट्स जो होती हैं हमारी वो होती हैं डेप्रिशिएटेड। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब जितने भी हमारे चैप्टर्स के नाम हैं उसी वजह से जो है हमें जो है गुडविल को मेज़र करना पड़ता है। जैसे हमारा होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फोर्थ चैप्टर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, फिफ्थ चैप्टर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, सिक्स चैप्टर। और मतलब जब भी हम जो है क्या नाम है पार्टनरशिप को बेच रहे हैं किसी को तो भी हमें गुडविल उसको मेज़र करना होता है। जब हम जो है एमलगमेट कर रहे हैं, मतलब दो फॉर्म्स जो है हमारी आपस में एक बन रही हैं, दोनों जुड़ के एक बन रही हैं, तब भी हमें जो है एक दूसरे की मतलब उन दोनों की गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। वैन अ पार्टनरशिप फर्म इज़ कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म जो है कंपनी में कन्वर्ट कर रही है तभी हमें जो है क्या नाम है उसको उसकी गुडविल को मेज़र तो करना ही पड़ेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स जो है हमारी गुडविल को अफेक्ट करते हैं। अगर हमारी एफिशिएंट मैनेजमेंट होगी तो हमारी जो है गुडविल हमारी अच्छी होगी। फेवरेबल लोकेशन, मतलब जैसा अगर मान लो कोई सिटी है उसके बीचों बीच एक मॉल खुला हुआ है तो जो है उसकी लोकेशन एक ऐसी लोकेशन है जिससे कोई भी आदमी वहाँ पर आकर अपने सहूलियत के हिसाब से अपना सामान खरीद सकता है, तो वो उसकी फेवरेबल लोकेशन हो गई कि उसका वो भी एक तरीके का एडवांटेज है, वो भी एक तरीके से उसकी गुडविल ही मानी जाएगी। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब हो गया तुम्हारे किस तरीके का कस्टमर्स हैं। अगर तुम्हारे अच्छे कस्टमर्स हैं, लॉन्ग टाइम तक तुम्हारे साथ जुड़े रहेंगे वो, तो तुम्हारी वो भी एक तरीके की गुडविल है कि तुम्हारे कस्टमर्स बड़े अच्छे हैं। क्वालिटी मतलब तुम्हारे किस तरीके से मार्केट में रेप्यूटेशन है, तुम्हारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, और तुम्हारे जो है क्या नाम है, ये हमारी अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो हमारी गुडविल भी अच्छी होगी। मार्केट में क्वालिटी बेकार तो गुडविल भी नहीं होगी। मार्केट सिचुएशन पे भी डिपेंड करती है हमारी गुडविल। अगर हमारी जैसे मार्केट सिचुएशन इस वक्त हमारी जो प्रोडक्ट है जिससे हम डील करते हैं वो उसकी डिमांड जो है मार्केट में बढ़ी हुई है तो हमारी गुडविल जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन अगर उसकी डिमांड जो है मार्केट में इतनी नहीं है तो हमारी गुडविल चाहे हमारी कितनी भी हो लेकिन हमारी फ़ायदा उसका कुछ नहीं होने का हमें। मतलब कि उसकी गुडविल होने की नहीं है, क्योंकि जब उसकी डिमांड ही नहीं है तो उसकी गुडविल कैसे हो जाएगी मार्केट में। नेचर ऑफ बिजनेस भी हमारा फैक्टर है एक गुडविल का। मतलब डिपेंड करता है कि कौन सा आदमी किस तरीके का बिजनेस कर रहा है। अगर कोई आदमी अच्छे तरीके का बिजनेस करेगा तो जो है क्या नाम है उसका बिजनेस उसकी गुडविल भी होएगी। लेकिन अगर कोई आदमी बिजनेस कर तो रहा है लेकिन वो कुछ गलत काम कर रहा है या कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा बिजनेस कर रहा है तो उसकी गुडविल मार्केट में होगी हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल हमारी दो तरीके की होती है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल हमारी वो गुडविल होती है जैसे हमने कि कोई क्या नाम है कोई सामने वाला अपनी फॉर्म को बेच रहा है तो हमने उसको गुडविल सहित ही खरीद लिया। जैसे उसकी मतलब ये मान लो कि उसकी नेट एसेट्स तो थी 5 लाख की, लेकिन हमने उसे 7 लाख रुपए दिए, तो जो 2 लाख रुपए हमने उसको दिए हैं तो वो हमारी परचेज गुडविल है कि हमने उसका जो बिजनेस खरीदा है उसके साथ जो है हमने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, तो वो उसकी परचेज गुडविल मतलब जो ये वैल्यू निकली है ना 2 लाख की, ये हमारी परचेज गुडविल मानी जाएगी। और दूसरी गुडविल होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब वो होता है, वो गुडविल होती है जो कि हमने अपनी खुद जी जान लगा के अपने एफर्ट से जो है मार्केट में हमारी गुडविल जो हमने बनाई है उसे कहते हैं हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का तो हमारी वैल्यू हो सकती है लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल की हम अपनी वैल्यूएशन नहीं कर सकते। उसका वैल्यूएशन तभी होएगा जब हम अपनी फर्म को बेच रहे होंगे। तो जैसा कि हमारा फीचर्स में लिखा हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 कहता है कि जो हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसे हम अपना एसेट्स में शो नहीं कर सकते, मतलब एसेट्स में नहीं कह सकते उसे, और वो हमारी जो है अकाउंट्स की बुक में भी शो नहीं होती। बट जो हमारी परचेज गुडविल है वो हमारी अकाउंट्स की बुक में भी शो हो जाती है, क्योंकि किसी ने जो अब हमारा खरीदा होगा तो 2 लाख रुपए जो शो करेगा वो उसने अपनी गुडविल में ही तो शो करेगा बैलेंस शीट में, एसेट्स साइड। बट ये वाली तो उसने अपने मेहनत से करी है ना सेल्फ जनरेटेड गुडविल, तो इसे हम जो है क्या नाम है अपने अकाउंट्स की बुक में शो भी नहीं कर सकते। ये जो छोटी छोटी डिटेल मैं बता रहा हूँ ये ध्यान रखने वाली है। ये वाली जो ये मैंने अभी बताई आपको कि हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम अकाउंट्स की बुक में शो नहीं कर सकते और परचेज गुडविल को हम अकाउंट्स की बुक में शो कर सकते हैं बैलेंस शीट के अंदर।
नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। डायरेक्टली तो वो एग्जाम में आपको डिफरेंस देंगे नहीं, बट हमें इसका डिफरेंस पता होना जरूरी है हमारी एमसीक्यूज के लिए। मीनिंग इट इज़ एन एवरेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पास्ट एग्रीड ईयर। मतलब हमारा जो एवरेज प्रॉफिट होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट कुछ पिछले साल के नॉर्मल प्रॉफिट्स को ऐड करके और जितने साल वो होते हैं मतलब उनको डिवाइड करते हैं, तब जो है हमारा एवरेज प्रॉफिट निकलता है। बट जो हमारा सुपर प्रॉफिट होता है वो हमारा होता है एक्स, जितना भी हमारा एवरेज प्रॉफिट हमारा बढ़ा हुआ है नॉर्मल प्रॉफिट से। जैसे नॉर्मल प्रॉफिट हमारा मान लो 10,000 है उस इंडस्ट्री का, बट जो हमारा एवरेज प्रॉफिट हमने कमाया है वो हमने कमाया है अपनी एफर्ट्स लगा के, वो हमने कमा लिया 15,000। तो जो हमारा सुपर प्रॉफिट होएगा वो हमारा हो जाएगा 5,000। तो मतलब जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट में जितना भी हम एक्सेस कमाते हैं उसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा होता है कोई भी एक पार्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की कोई भी ज़रूरत नहीं होती जब हम एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, बट जब हम सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो इसको हम कंसीडर करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को हम कंसीडर नहीं करते एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त, बट हम जब सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तब हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को भी मतलब कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ मूव टुवर्ड्स चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे इसमें सबसे पहले हमें दे रखा है पार्टनरशिप की डेफिनेशन, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ। ध्यान से सुनो, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म की बात कर रहे हैं। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहाँ कहाँ होता है? अ फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन द इवेंट्स ऑफ, जैसा मैंने आपको बताया था चैप्टर्स के नाम जो हैं वहीं वहीं पर हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है हमारा जब भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या चेंज हो रहा होगा उसे हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूट होना फर्म का। तो जब हम करते हैं पहला पॉइंट हम देखते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब हमारा हो जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। एडमिशन करते हैं हम किसी भी पार्टनर का तब हमारा हो जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिटायरमेंट या डेथ हो जाती है किसी भी पार्टनर की तो भी वो हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ही माना जाता है। जैसे दो फॉर्म हमारी अगर एमलगमेट हो गई हैं तो भी वो हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ही माना जाएगा। एमलगमेशन मतलब मैंने आपको बता ही दिया था कि कोई भी दो फॉर्म एक साथ हो जाती हैं और मिलके एक बन जाती हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म मतलब कि हमारा जब भी हमारा किसी भी कारण जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या तो एग्जिस्टिंग पार्टनर या फिर जो है मतलब जितने भी पार्टनर इस वक्त हैं हमारी फर्म में उनके बीच में जब भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हम उसे कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब कि हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना होता है जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे होते हैं। हमें निकालना होता है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो क्या है, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल मतलब गुडविल का भी हमें वैल्यूएशन करना होता है, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व जितने भी हमारे बैलेंस शीट में या फिर रिजर्व होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, उन सब के बारे में हमें जो है क्या नाम है निकालना होता है ये सब चीज़ें। अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व हो गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज हो गए, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स होता है, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी होता है और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जब भी हम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के बारे में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा वो रेशियो होता है जब एक या एक से ज़्यादा पार्टनर जो है अपना जो प्रॉफिट शेयर है वो सैक्रिफाइस करते हैं एक या एक से ज़्यादा पार्टनर्स के लिए। तो जिस रेशियो में वो सैक्रिफाइस करते हैं उसे हम कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और वैसे ही सेम गेनिंग रेशियो हमारा होता है जब एक या एक से ज़्यादा पार्टनर गेन करते हैं। जब कोई भी एक या एक से ज़्यादा पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं तो उसे कहते हैं हम गेनिंग रेशियो, जिस रेशियो में उन्होंने गेन किया है उन पार्टनर्स ने। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट पॉसिबल लाइबिलिटीज ऑन अकाउंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा एक पार्ट होता है प्रॉफिट का जो कि हम आने वाली लाइबिलिटीज़ के लिए निकाल के रखते हैं। जैसे वो उन लाइबिलिटीज़ के लिए निकाल के रखते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड होती है या वर्कर्स से रिलेटेड होती है। और जो ये हमारा क्लेम हमारा मतलब एक तरीके की जो ये लाइबिलिटी है उसे हम निकाल के इसलिए रखते हैं रिजर्व को, इसके लिए क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं है सच कि ये होगा ही होगा। ये हमारा हो भी सकता है अराइज और नहीं भी हो सकती लाइबिलिटी अराइज। तो इसलिए हम जो है क्या नाम है अपने लिए पहले से ही रिजर्व बना के रख लेते हैं कि अगर हमारी ये वाली लाइबिलिटी हुई अराइज तो हम जो है इस रिजर्व से अपने आप को मतलब एक तरीके से हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे उस लाइबिलिटी के लिए। सेम टू सेम इसी तरीके से हमारे पास एक रिजर्व और होता है जो कि होता है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम इसलिए ही बनाते हैं कि हमारी कोई भी जैसे हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट खरीद रखी है 1,00,000 रुपये की, तो जो है क्या नाम है अगर वो गिरती है हमारी 10,000 रुपये से तो हम पहले से ही 10,000 रुपये का रिजर्व बना के रखते हैं कि जब भी ये इन्वेस्टमेंट हमारी गिरेगी तो हम इस रिजर्व से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे इस लॉस से।
और ये जो दोनों हमारे रिजर्व्स हैं ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसे जो है हम पार्टनर्स में बांट के जो है ख़त्म कर देते हैं जब हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है किसी भी कारण की वजह से, जैसे एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गई, किसी की डिसोल्यूशन कर रहे हैं, तो इसे हम जो है पार्टनर्स को बांट के ख़त्म करना ही होता है। हम इसे बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते, आज आगे ले जा नहीं सकते। ये वाली बात भी आप ध्यान रखना, इससे भी हमारा एमसीक्यू बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे एट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। मतलब हम एक आदमी को अपना पार्टनर, अपनी फर्म में पार्टनर कब कब बना सकते हैं। पहला पॉइंट हमें कहता है इफ़ इट इज़ सो एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड, अगर वो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि हम इस पार्टनर को पार्टनर बना सकते हैं तो हम बना लेंगे। सेकंड पॉइंट कहता है इन द एब्सेंस ऑफ अबव, मतलब जब हमारा पार्टनरशिप डीड अगर हमने बना नहीं रखी, इफ़ ऑल द पार्टनर एग्री फॉर द एडमिशन, अगर जितने भी पार्टनर जो है पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप में है वो सारे ही एग्री हो जाते हैं कि हम जो है इस पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप में ले लेंगे पार्टनर के तौर पे, तो भी हम उस पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप में ले लेंगे। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, राइट ऑफ एडमिटेड पार्टनर, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, उसके पास राइट होता है कि वो प्रॉफिट को शेयर कर सके, मतलब कि उसका भी उस प्रॉफिट में हिस्सा हो जाता है। जब से वो जिस दिन से वो एडमिट होता है ना पार्टनर, एडमिटेड पार्टनर का भी उससे उसी दिन से जो है प्रॉफिट में शेयर हो जाता है। सेकंड पॉइंट राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द फर्म, मतलब जैसे अगर मतलब ये मान लो कि कोई आदमी जो है एडमिट हुआ एक पार्टनरशिप में, तो उसका भी उतना ही राइट है, फिर उसके बाद एडमिशन की डेट के बाद उसका भी उतना ही राइट है उन एसेट्स पे जितना बाकी पार्टनर्स का राइट है उन एसेट्स पे। बट इन राइट्स के साथ साथ उसके ऊपर कुछ लाइबिलिटीज़ भी हैं कि अगर कोई भी लॉस होता है उसकी एडमिशन की डेट के बाद, तो जो है क्या नाम है वो भी उतना ही लाइबल होएगा जितना बाकी के पार्टनर होंगे उस लॉस को इनकर करने के लिए। और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जितना भी पैसा वो जो है फर्म के पार्टनर्स को देता है जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट उस आने वाले पार्टनर के लिए, उसे हम गुडविल और प्रीमियम ऑफ गुडविल कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि हमारी जो पहली पार्टनरशिप होती है वो तो हमारी एंड हो जाती है, और एक जब हमारा कोई भी पार्टनर एडमिट होता है तो एक नई पार्टनरशिप हमारी फॉर्म हो जाती है। सेकंड पॉइंट हमारा कह रहा है कि जो भी हमारा न्यू और इनकमिंग पार्टनर पार्टनरशिप में एंटर हुआ है उसके लिए उसका भी उन आने वाले प्रॉफिट में उतना ही हिस्सा होगा जितना पुराने वाले पार्टनर्स का है, और जो हमारे पुराने वाले पार्टनर्स हैं उनका शेयर जो है कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि हमारा जो आने वाला पार्टनर है वो एक एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल लाएगा फर्म में। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि एडजस्टमेंट इज मेड फॉर रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज, मतलब एडमिशन के होने के बाद हम रिजर्व्स बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट वगैरह करेंगे। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, मतलब जब कोई भी पार्टनर हमारा पार्टनरशिप में ऐड होएगा तो जो है उसके बाद क्या क्या हमारी एडजस्टमेंट होगी जो कि हमें करनी ज़रूरी है हमारी पार्टनरशिप के अंदर। फर्स्ट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फर्म का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होएगा। वैल्यूएशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल का हमें वैल्यूएशन करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट ऑफ गेन फॉर्म रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी, जो भी हमारी एडजस्टमेंट है गेन की, मतलब जितना हमारा प्रॉफिट है या लॉस है, रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की वजह से वो भी हमारा एडजस्ट होएगा। पॉइंट 4 एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि ना हमारे टेंजिबल है तरीके के एसेट्स होते हैं, ना ही हमारे जो है इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, बट ये हमारे एक तरीके के फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं जिसका एग्जांपल था हमारा एडवर्टाइजमेंट, तो इसे भी हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व जितने भी हमारे पास होंगे उसका भी एडजस्टमेंट करेंगे। और एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जितना भी हमने हमारी पार्टनरशिप ने नया जो उसके एडमिशन होने के बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा है उसका भी उस हिसाब से हम अपनी कैपिटल को लाएंगे या ले जाएंगे जो भी हमारे पार्टनर्स होंगे। बात करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग इज अ रेशियो इन विच ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं और जो हमारा इनकमिंग पार्टनर है वो जो है क्या नाम है जितना भी वो प्रॉफिट शेयर करेंगे जिस रेशियो में, उसे हम कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर 6 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या होता है? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मतलब होता है कि जब कोई भी चलती हुई पार्टनरशिप के बीच में से कोई भी एक पार्टनर जो है रिटायर हो जाता है और अपने आप को जो है वो पार्टनर नहीं कहलवाना चाहता, तो जो है उसके बाद जो फर्म होती है वो कंटिन्यू ही अपना बिजनेस करती रहती है, बस एक पार्टनर जो है क्या नाम है हमारा रिटायर हो जाता है उसमें से, तो उसे कहते हैं हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर।
जो एक पार्टनर है वो कब कब हमारा रिटायर हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब चीज़ें। अ पार्टनर में बी रिटायर फ्रॉम अ फर्म इफ़ देयर इज़ एन एग्रीमेंट टू द इफेक्ट, मतलब अगर उन्होंने पहले से ही एग्रीमेंट में लिख रखा है कि ये पार्टनर जो है इस तारीख तक हमारे साथ काम करेगा और उसके बाद ही अपने आप ही रिटायर हो जाएगा। इफ़ ऑल द पार्टनर एग्री टू हिम रिटायरमेंट, अगर सारे के सारे पार्टनर्स जो है एग्री हो जाते हैं कि इसे रिटायर करो, इस मतलब उसने कुछ फ्रॉड कर दिया, कुछ भी मतलब उससे रिलेटेड कुछ गलती कर दी उसने, सारे के सारे पार्टनर उसके खिलाफ हो गए और यूँ कह रहे हैं कि इसे रिटायर करो, तो भी वो रिटायर हो जाएगा। If the partnership deed is at will by giving a written notice to the remaining partners of his decision to retire, मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि कोई भी जब भी चाहे वो रिटायरमेंट ले सकता है, एट विल मतलब कब कि वो अपनी इच्छा से जब भी चाहे वो रिटायर हो सकता है, तो जो है क्या नाम है उसे एक नोटिस देना पड़ेगा बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स को जो कंटिन्यू करेंगे, और वो अपने इच्छा से जो है रिटायर भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइबिलिटीज़ ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर की, मतलब जो बंदा जो है पार्टनरशिप को छोड़ के जा रहा है उसकी क्या क्या लाइबिलिटीज़ है पार्टनरशिप में। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो रिटायरमेंट की डेट तक जो है फर्म के सारे एक्ट, जो भी फर्म हमारे एक्ट करेगी उसके ऊपर वो सारे के सारे लायबल रहेगा जब तक वो रिटायरमेंट का नोटिस नहीं देता था, या फिर मतलब पब्लिक नोटिस नहीं दे देता। सेक्शन 32(2) बात करता है रिटायरिंग पार्टनर रिमेन लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ये सारी वही एडजस्टमेंट हैं जो कि हमारी एडमिशन के टाइम पे जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट थी वही सारी हमारी यहाँ पे हो जाएंगी रिटायरमेंट के टाइम पे भी, ऑल एडजस्टमेंट्स। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया था। मीनिंग मतलब होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जिस रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं इनकमिंग पार्टनर के लिए, तो उस रेशियो को कहते हैं हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और जिस रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन करते हैं रिटायरिंग पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसके रेशियो को, उसे कहते हैं हम गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा ये होता है कि जो भी हमारा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है आने वाले पार्टनर्स के लिए, उसको जो है क्या नाम है वो उसको जो है वो आने वाला पार्टनर जो है ना कंपनसेट करता है उतने ही प्रीमियम फॉर गुडविल से। और ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग रेशियो होता है हमारा, जैसे कोई रिटायरिंग पार्टनर है तो उसने जितना अपना शेयर छोड़ा है और बाकी के जो पार्टनर्स हैं वो गेन कर रहे हैं उस शेयर को, तो जो है क्या नाम है वो भी उस रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट करेंगे जितना उन्होंने गेन किया है उसके कंपैरिजन में। पॉइंट थर्ड, वैन टू कैलकुलेट, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कब जरूरत पड़ती है कैलकुलेट करने के लिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो को हम एडमिशन के टाइम पे कैलकुलेट करते हैं और गेनिंग रेशियो को हम करते हैं रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पे कैलकुलेट। फोर्थ पॉइंट में हमारा लिखा है मेथड ऑफ कैलकुलेशन। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो हमारा फॉर्मूला होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट गेनिंग रेशियो में हो जाता है इसका उल्टा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये फॉर्मूला आप ध्यान से देख लेना, बच्चे इसमें भी कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स चैप्टर 7, डेथ ऑफ अ पार्टनर। Partnership comes to the end on the death of a partner, but the firm may continue its business with the remaining partners who take share of the deceased partner in their old profit sharing ratio or in the ratio of decided by them। तो ये कह रहे हैं कि पार्टनरशिप कम्स टू द एंड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब कोई भी पार्टनर मर जाता है तो पार्टनरशिप जो होती है वो एंड हो जाती है, बट द फर्म में कंटिन्यू इट्स बिजनेस विद द रिमेनिंग पार्टनर्स। बट जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है ना वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू करती रहती है, उसे किसी भी पार्टनर के मरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, विद द रिमेनिंग पार्टनर्स। और जो रिमेनिंग पार्टनर्स जो बच रहे हैं, जैसे ए मर गया था तो बी और सी बच रहे हैं, तो वो बी और सी जो है ए का रेशियो जो है अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे या फिर किसी ऐसे रेशियो में बांट लेंगे जिसमें उन्होंने डिसाइड किया होगा। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस होता है डेथ ऑफ अ पार्टनर को वो सेम होता है बिल्कुल जैसा रिटायरमेंट का हम प्रोसेस होता है हमारा। यहाँ पे नीचे इन्होंने हमें कुछ डिफरेंस दे रखे हैं, डिफरेंस बिटवीन मतलब एक तरीके से रिटायरमेंट और डेथ की सिचुएशंस के बीच में जो हमारे डिफरेंस है वो बता रखा है इन्होंने नीचे। फर्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि जो हमारा रिटायरमेंट होता है वो हमारा वॉलंटरी इन नेचर होता है, जिसे हम प्लान करके उसके बाद रिटायर होता है। जैसे कोई बंदा रिटायर होना चाहता है तो वो पहले प्लान करेगा कि हाँ भाई मुझे इस तारीख को रिटायर होना है तो और मैं इस वक्त रिटायर हो जाऊंगा, मतलब वॉलंटरी मतलब इच्छा से, वो अपनी इच्छा से जो है क्या नाम है रिटायरमेंट लेता है। बट डेथ के केस में ऐसा कुछ नहीं है, वो जो है क्या नाम है कोई भी प्लान वे से नहीं होती, डेथ अपने आप हो जाती है। मूव टूवर्ड्स पॉइंट 2, पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू इज़ मेड टू द रिटायरिंग पार्टनर इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, मतलब जो पेमेंट जो है अगर उसमें ड्यू है पार्टनर की तो जो है क्या नाम है वो रिटायरिंग पार्टनर को दी जाती है या फिर रिटायरिंग पार्टनर से ली जाती है। अगर लॉस है तो वो रिटायरिंग पार्टनर से क्लेम किया जाएगा और जो है अगर उसको प्रॉफिट है तो उसके शेयर को क्रेडिट कर दिया जाएगा। बट अगर हमारा डेथ हो जाती है तो डेथ के केस में जो है जो पार्टनर है वो तो मर ही गया, तो उसके लीगल हायर्स को जो है उसकी या तो लॉस या जो भी है वो उसे उसके लीगल हायर्स को दिया जाता है, लॉस या प्रॉफिट में से कुछ भी हो।
एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू मेड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर, ये सारी वही एडजस्टमेंट है जो कि एडमिशन से चलती जा रही है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, एडजस्टमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस बैलेंस ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, ये सारी वही एडजस्टमेंट्स हैं। ये सारी एडजस्टमेंट हमारी एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के केस में कॉमन होती हैं। बस डेथ के केस में एक ये नई एडजस्टमेंट है, पेमेंट टू द डिसीज्ड पार्टनर, लीगल हायर्स और एग्जीक्यूटर्स ऑफ द स्टेट। मतलब कि जब हमारी किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो हम उसको ही थोड़ी ना देंगे पेमेंट, या उससे थोड़ी ना पेमेंट रिसीव करेंगे, वो तो हम उसके लीगल हायर्स को ही देंगे पेमेंट जो देंगे। नेक्स्ट इस चैप्टर में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है, डिसीज्ड पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर इन द प्रॉफिट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अप टू द डेथ ऑफ द डेथ। कहने का मतलब यह है कि जो डिसीज पार्टनर है वो अब प्रॉफिट के लिए, इस प्रॉफिट के शेयर में के लिए एंटाइटल होएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से वो जो है क्या नाम है 6 महीने तक जिंदा रहा, 6 महीने बाद वो जो है क्या नाम है उसकी डेथ हो गई, तो वो 6 महीने तक का जो उसका प्रॉफिट का शेयर होएगा ना, वो उसके लिए उसका लीगल हायर जो है एंटाइटल होगा। नाउ वी मूव टुवर्ड्स चैप्टर 8, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स बिजनेस ऑफ फर्म इज डिसकंटिन्यूड, क्लोज्ड एंड द फर्म इज़ वाउंड अप। कहने का मतलब यह है कि डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि जब हमारी फर्म बिल्कुल बंद हो रही हो, मतलब ना तो इसमें डेथ हो रही ना रिटायरमेंट, सब कुछ बिल्कुल खत्म, फर्म को जो है क्या नाम है ये बिल्कुल बंद कर रहे हैं, जैसा इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, मतलब पार्टनर्स के बीच में जो सारे रिलेशन है ना वो सब खत्म हो जाना, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हो जाना। जो मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एक वाइडर टर्म है इन कंपैरिजन टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जब हमारा होता है तो जो है क्या नाम है जितनी भी हमारी एसेट्स हैं वो सब बेच दी जाती हैं, जितनी भी हमारी लाइबिलिटी है वो सब हम पे कर देते हैं, और अगर किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, जैसे हमारे पास हमारी एसेट्स लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो गई एसेट्स से, तो जो है पार्टनर्स की प्राइवेट एसेट्स को हम इन्वॉल्व कर लेते हैं लाइबिलिटीज़ को चुकाने के लिए फर्म की। Now talk about modes of dissolution of a partnership. By mutual agreement, a firm may be dissolved when all the partners agree for its dissolution. Mutual agreement मतलब कि उन्होंने कह दिया तो और डिसॉल्व हो गई फर्म। कंपलसरी डिसोल्यूशन, a firm may be compulsory dissolved when इन केसेस में जो है क्या कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाता है फर्म का when all the partners और all the partner except one becomes insolvent, या तो सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं या फिर सारे हो जाएं इंसॉल्वेंट एक को छोड़कर, तो जो है क्या नाम है हमारी फर्म डिसॉल्व हो जाती है। बाय नोटिस, बाय नोटिस का मतलब है अगर हमारी पार्टनरशिप डीड जो है एट विल है, मतलब उसको रिटर्न में नहीं लिखा है, बस वो ओरली है, तो अगर कोई एक सिंगल पार्टनर भी जो है क्या नाम है हमारी डिसोल्यूशन का नोटिस भेज देता है इन रिटर्न में सब पार्टनर्स को, तो फिर जो है फर्म का डिसॉल्व होना कंपलसरी हो जाएगा। 4th पॉइंट है हमारा ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इनमें से कोई भी अगर इवेंट हो जाता है तो हमारी फर्म को डिसॉल्व करना मैंडेटरी है। ऑन एक्सपायरिंग ऑफ द टर्म फॉर विच द फर्म इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब टाइम पीरियड का खत्म हो जाना, जब जिस चीज़ के लिए जो है क्या नाम है वो फर्म बनाई गई थी वो चीज़ हो जाना। ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, पार्टनरशिप एट विल के केस में ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर उनमें से कोई भी पार्टनर एक भी मर जाता है तो डिसॉल्व करनी पड़ती है। अब जब हमारा रिटर्न में कुछ भी ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं होता पार्टनरशिप डीड में, तब की बात है ये। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारी पार्टनरशिप डीड में हमारी ओरली पार्टनरशिप डीड बना रखी है इन्होंने, तो अगर कोई भी एक पार्टनर मर जाता है तो भी हमें डिसॉल्व करनी पड़ती है अपनी पार्टनरशिप को। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट का मतलब है कि जब कोर्ट हमारा ऑर्डर दे देता है कि भैया डिसॉल्व कर लो फर्म को, तो हमें डिसॉल्व करना पड़ेगा। इसके हमें केसेस दे रखे हैं कि कब कब कोर्ट जो है क्या नाम है हमें ऑर्डर देता है कि हमारी फर्म को जो है डिसॉल्व कर दो। आ पार्टनर बिकम आ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जब कोई भी एक पार्टनर जो है क्या नाम है अनसाउंड माइंड का बन जाता है, मतलब पागल हो जाता है, ल्यूनेटिक हो जाता है। अ पार्टनर व्हेन बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़, मतलब जब वो अपना काम परमानेंटली अपना काम नहीं कर सकता, उसका हाथ टूट गया पैर टूट गया इस टाइप से जो भी है। अ पार्टनर इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, मतलब किसी गलत काम में जो है पार्टनर पकड़ा गया है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ ब्रीच्ड, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर हमारा टूट गया है, किसी भी पार्टनर ने तोड़ दिया तो भी डिसॉल्व हो जाएगी। कोर्ट ऑर्डर दे देता है इसके लिए भी। कोर्ट फाइंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जस्टिफाइड, मतलब कोर्ट का मन करा और कोर्ट ने जो है क्या नाम है, मतलब मन तो नहीं करा इन द सेंस कि कुछ भी चीज़ ऐसी देखी कोर्ट ने तो उसने अपने आप ही डिसोल्यूशन का नोटिस भेज दिया, तो उन्हें डिसॉल्व करना पड़ेगा। द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट ए लॉस, अगर जो है फर्म को काफ़ी सालों से लॉस होता जा रहा है तो वो जो है क्या नाम है जो हमारा कोर्ट है वो जो है ऑर्डर दे देता है कि अब भैया बंद कर दो, तुम्हें लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट इस चैप्टर में हमारा इंपॉर्टेंट जो है वो है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस। तो इसमें इसके मीनिंग की बात करते हैं हम। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब मैंने बताया कि सब कुछ खत्म कर दिया इन्होंने, सारे पार्टनरशिप के मतलब सारी एसेट्स बेची, सारी लाइबिलिटी बेच दी, सबको पे ऑफ करा, एसेट्स को बेच के ख़त्म करा, और इकोनॉमिकल रिलेशनशिप भी सबका खत्म हो जाता है, बिजनेस से रिलेशनशिप जितना भी पार्टनर्स के बीच में होता है सब खत्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, और वो जो है क्या नाम है बिजनेस हमारा आगे तक चलता रहेगा और दूसरे जो पार्टनर्स हैं वो हमारे चलाते रहेंगे उसको बिजनेस को।
डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कोर्ट इंटरवेंशन, सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कोर्ट इंटरवेंशन जो है हो भी सकता है, और डिसोल्यूशन फर्म जो है क्या नाम है वॉलेंट्री, मतलब इच्छा से भी कर सकते हैं पार्टनर्स अपनी, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जो है कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं हो सकता, सिर्फ वो वॉलेंट्री ही हो सकती है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि बिजनेस कंटिन्यू रहेगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बाद या और डिसोल्यूशन पार्टनरशिप के बाद या नहीं। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बाद तो जो है क्या नाम बिजनेस हमारा बंद हो जाता है, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बाद हमारा बिजनेस चलता रहेगा। पॉइंट 4, क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म आर क्लोज। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में जो है क्या नाम है हमारे सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बेच पास दिया तो सब खत्म, बुक भी बंद हो जाएंगी। बट जो है क्या नाम है पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जो है क्या नाम है आगे तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा, तो इसलिए जो है क्या नाम है बुक्स भी हमारी क्लोज नहीं होती हैं। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में जो है क्या नाम है हमारी सारी एसेट्स को हम बेच देते हैं, लाइबिलिटीज़ को सेटल कर देते हैं, और जो है जो भी आता है बैलेंस हमारा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनरशिप में, पार्टनर्स के बीच में। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हमारा होता है एसेट्स ऑफ द फर्म आर रिवैल्यूड एंड लाइबिलिटीज आर रिअसेस्ड, द गेन और लॉस ड्यू टू इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो हमारा गेन हुआ या लॉस हुआ रिअसेस्ड और रिवैल्यूड करने से एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को वो हम जो है क्या नाम है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को बांट देते हैं। इकोनॉमिकल रिलेशनशिप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में हमारा खत्म हो जाता है पार्टनर्स के बीच में, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हमारा इकोनॉमिकल रिलेशनशिप जो है पार्टनर्स के बीच में चेंज होता है, खत्म नहीं होता। इफेक्ट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हुआ है तो मतलब मैंने आपको बताया था कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है हमारी वाइडर टर्म है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के कंपैरिजन में। ऐसे ही डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। तो जो हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है उसमें हमारा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो भी सकता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं भी हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आगे आने वाली वीडियोस में मैं कंपनी वाली बुक की और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अलग अलग वन शॉट थ्योरी डालूंगा कंप्लीट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, तो देखना ना भूलें उन वीडियोस को भी। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर काइंड ऑफ दीज इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।